हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को लेके बात करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको अगर आइडियल गैस इक्वेशन का आइडियल गैस जो है उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर मैं ये बताया हूँ कि कौन सी गैस को हम लोग आइडियल गैस बोल सकते हैं। हमें अंधाधुंध हर कोई गैस को आइडियल गैस नहीं लेना है, और अगर एक बार हमें ये क्लियर हो गया कि ये गैसेस आपकी आइडियल गैस है तो उसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली हमें पता होगा पीवी इक्वल टू एमआरटी इक्वेशन होता है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में ये चीजें होती क्या है इसके बारे में भी हमको समझना जरूरी है कि हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है ये कहाँ से आपका निकल कर आया हुआ है और ये हम कहाँ कहाँ अप्लाई करें। तो आइडियल गैस में अप्लाई करना है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन आपका जो जनरेट होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और ये जो हमारा पीवी इक्वल टू एमआरटी है इसमें क्या क्या टर्म्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन की कहानी थोड़ी लंबी है बट थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, अगर आपको याद हो तो जो हमने आइडियल गैस की बात की थी, आइडियल गैस का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। हम लोग अभी उस जमाने में है कि जब आइडियल गैस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया था? इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था चार्ल्स ने, ठीक है। चार्ल्स कौन साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन को परफॉर्म किया। और अगर आपको याद हो तो जब इसने परफॉर्म किया तो ये आपकी जो गैसेस लिया था, गैसेस कैसी थी? लो प्रेशर थी। लो प्रेशर होने के कारण ये गैसेस जो है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? लो होंगे, क्योंकि ये आपका प्रेशर लो है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? लो, और डेंसिटी भी क्या हो गई? लो। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, जब चार्ल्स ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने एक कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट को लेके, और उसने जो कंक्लूजन दिया उसने क्या कहा कि जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट दिया क्या कि जो हमारा वॉल्यूम होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चार्ल्स का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो जब ये चार्ल्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो फिर क्या है, बॉयल्स का भी एक कंक्लूजन आया, और बॉयल्स ने भी जो रीजन जो आपका स्टेटमेंट दिया वो भी इसी केस को कंसिडर करके उसने दिया। तो जब बॉयल्स आया तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से फिर एक उसने रिजल्ट दिया, और बॉयल्स ने क्या रिजल्ट दिया हुआ है, ये आपको दिया है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या है? इनवर्सली रिलेशन है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शन, आपका इनवर्सली साइन पे है। तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, ये बॉयल्स का स्टेटमेंट था। तो जब इन दोनों लोगों का स्टेटमेंट आपस में चल रहा था तब एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज द गे-लुसाक, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक इसने क्या किया, इस दोनों इक्वेशन को इसने मर्ज किया। तो मर्ज करने के बाद देखा कि हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या रहा है। तो पैरेलली ये तीनों साइंटिस्ट थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मिल के इस इक्वेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और जो ये कंट्रीब्यूशन आया हुआ है देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो मैं इसको मर्ज करता हूँ, देखिए V प्रोपोर्शनल टू T और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो पहला अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, PV इज प्रोपोर्शनल टू 1, या जो भी है आपका, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है जो भी है, तो PV प्रोपोर्शनल टू 1। अब देखिए V प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, ये देखिए PV प्रोपोर्शनल टू T। तो ये V प्रोपोर्शनल टू T ये किसने कहा था? ये कहा था चार्ल्स ने। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक क्या हुआ, P इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू T। तो गे-लुसाक का स्टेटमेंट क्या आया, गे-लुसाक ने क्या कहा कि P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? T। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। ये आपका किसका स्टेटमेंट था? गे-लुसाक का था। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज को कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये आपके आगे हमारा किस तरीके से आगे हम लोग चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज है, इस पे बात करते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर फाइनली जो है इस इक्वेशन को हम लोग उठाने वाले हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो PV इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? T। ये आपका है PV इज प्रोपोर्शनल टू T। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो फ्रेंड्स कहीं भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म्स निकल कर आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका PV है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हमने इक्वेशन का इक्वल का साइन लगा दिया। तो अगर इक्वल लगा है तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसमें हमारा क्या हो गया, एक R कांस्टेंट टर्म्स निकल कर आ गया। तो ये आपका इक्वेशन बन गया PV इक्वल टू RT। लेकिन फ्रेंड्स ये जो हमने इक्वेशन लिखा है इसमें कहीं मास का रोल नहीं है,
और किसी भी कंटेनर या गैस के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो मास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ, मास का हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो इक्वेशन आपका बना है वो आपका बना PV इक्वल टू MRT। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया हुआ है PV इक्वल टू MRT। आइडियल गैस की इक्वेशन की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है फ्रेंड, इसके आगे भी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन की बहुत बड़ी दुनिया है और वो दुनिया में से हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है जो हमको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो हमने टर्म्स लिखा हुआ है ये टर्म्स आपके डिफाइन क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहला P, तो व्हाट इज P, प्रेशर ऑफ द गैस। ये जो आपका P है, P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। सेकेंड चीज अगर हम लोग बात करें V, व्हाट इज V, V आया आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस। V जो है आपका इट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं M, तो व्हाट इज M, M है आपका मास, ठीक है। और ये जो मास है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ये आपकी यूनिट होगी kg। ये तो आपका वॉल्यूम है मीटर की और ये आपका प्रेशर है पास्कल या किलो पास्कल में आप लेंगे, डिपेंड करेगा। और ये आपका R के बारे में अभी बात करते हैं। T के बारे में लिख लेते हैं, व्हाट इज T, T आपका आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ द गैस। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ मैंने V ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस लिखा है, तो आप वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब का कंटेनर है, अगर आप उसके अंदर गैस भरेंगे तो गैस क्या होगा, पूरा 1 मीटर क्यूब में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस लिखा हूँ ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी लिखा जा सकता है। और वैसे भी हमने आइडियल गैस एजम्पशन क्या लिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। तो ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द गैस है ये आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो क्या, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग ये बात कर रहे थे जो आपका T है टेम्परेचर ऑफ द क्या निकल कर आया हुआ है, गैस। आगे हम लोग मेन चीज आपका जो R है जिसको लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स मैं R की बात करूँ तो व्हाट इज R, यहाँ पर R क्या है आपका। तो अगर हम लोग R की बात करें तो इट इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, सॉरी यहाँ पे जो आपका R यूज हुआ है ये आपका R यूज हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। ये जो आपका R है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारा R है देखिए दो तरीके से डिफाइन होता है। एक होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको मैं अभी लिख रहा था, रब कर दिया, और एक हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है इसकी यूनिट को लेके भी लोगों में कंफ्यूजन है, तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो आपका प्रेशर वॉल्यूम की जो बात है ये तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस में दिया रहेगा। टेम्परेचर के साथ लोग धोखा खाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को हमको किस में रखना है, केल्विन के अंदर रखना है। सब टाइम्स आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है और डिग्री सेल्सियस में ही पूछता है, तो आपको सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इस केल्विन को क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में फिर से कन्वर्ट करके अपना आंसर देंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर है वो आपको केल्विन में दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो ये जो आपका आया हुआ है T आपका आ गया जो कि हमारा क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ द गैस को लेके। तो अगर हम लोग देखिए इस पे बात करें तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया था R, ठीक है। अब देखिए जो कांस्टेंट दिया है तो वैल्यू भी कांस्टेंट की देनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, इस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई और ये जो R है इसका वैल्यू क्या दिया गया, इसको बोला गया क्या, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे R बार बाई M से, ठीक है। किसी किसी बुक में ये R बार को R ऑफ U देता है, डेट इज ऑल्सो ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और डिवाइड बाई आपका क्या बना M। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो R है वो तो आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं R बार की बात करूँ तो वो आपका क्या मिलेगा, R बार या RU जो है डेट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा ये जो मैंने R बार लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा चीज ये जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये ठीक है, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। मतलब जो आपका R बार है ये R बार आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी यूनिट क्या होती है किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ये आप जो आर बार है, अब इसकी वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू बिल्कुल आपकी फिक्स है, और ये आर बार की वैल्यू सॉरी, ये जो आर बार है इसका वैल्यू आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू है, डेट इज 8.314 यूनिट आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है, क्या है, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ये आपको मिला हुआ है कि इसका आर बार का वैल्यू। तो सबसे पहला चीज ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आर बार है जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल चाट जाना है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपको कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। आर बार को आपको हमेशा क्या है, ऐसा ही मिलने वाला है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ये आर बार की वैल्यू है, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमको फ्रेंड्स क्या निकालना था, हमको निकालना था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के लिए सबसे पहले तो हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका यूनिट को लेके ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हमको निकालना है आर, तो आर इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ है, आर बार बाई एम। तो आर बार की यूनिट क्या है, पहले हम लोग यूनिट से ही बात करने वाले हैं। इसकी यूनिट है देखिए किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। ये आपको किसकी यूनिट मिली है अभी, आर बार की। अगर मैं m की बात करूं तो यहाँ मैंने m को अभी डिफाइन नहीं किया है, तो m को मैं यहाँ पहले डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ये r बार है, m को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज m? m है आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, ये आपका m की वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे किलो मोल पर केजी, ठीक है। इसकी जो यूनिट है क्या है, किलो मोल पर केजी। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे आर बार को लेके, तो आर बार इक्वल टू हमारा क्या था, आर बाई एम था। तो अगर मैं बात करूँ आर को लेके, तो आर की यूनिट आपको क्या मिलेगी, आर की यूनिट आपको मिल रही है क्या, देखिए किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये आपको आर की यूनिट मिली है। अगर मैं m की बात करूं तो m के साथ आपका क्या हो सकता है, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या है, देखिए किलो मोल पर केजी, ठीक है। ये आपको विजिबल होगा यहाँ पर, ठीक है, और विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग आर बार यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मैं आर बार आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे आर बार का, ये आपका होगा आर बाई एम। यहाँ पे अगर आप आर देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा किलो जूल पर किलो मोल केल्विन इनटू एम की यूनिट क्या है हमारे पास, ये आपका है किलो मोल पर केजी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर किलो जूल पर किलो मोल केल्विन है, और सॉरी ये जो आपकी यूनिट है मैंने उल्टा लिख दिया है, ये आपका बनेगा किलो केजी पर किलो मोल। ये जो आपकी यूनिट है क्या मिलेगी, केजी पर किलो मोल। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका आएगा केजी पर किलो मोल, ये आपको मिला किसकी, आर बार की यूनिट। तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो किलो मोल देखिए यहाँ से आपका टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किलो मोल और ये किलो मोल आपका कैंसिल है टर्म्स, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा किलो जूल पर केजी केल्विन, ये आपको मिला आर बार की यूनिट। और ये जो यूनिट आई है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है, और इवन मैंने वो यूनिट को वहाँ भी लिखा हुआ है। तो अगर आप ये देखिए आर बार है, तो आर बार पे अगर आप देखेंगे तो ये उसकी यूनिट क्या दिख रही है, किलो जूल पर किलो मोल, सॉरी किलो जूल पर केजी केल्विन। ये दोनों आर है, आर को लेके कंफ्यूज मत रहिएगा। अगर आपसे बोला जाता है आर बार तो 8.314, और जो हमारा आर है ये क्या है आपका किलो जूल पर केजी केल्विन। अब बात है कि ये आर की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने सुना होगा 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये 0.287 किसके लिए होती है और ये कहाँ से निकल कर आती है, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे आपकी गैसेस चेंज होगी उसके करस्पॉन्डिंग आपका आर का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होते चले जाएगा। लेकिन आर बार आपको हमेशा कैसा मिलने वाला है, कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए बात करते हैं फॉर ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे आर बार की वैल्यू तो कितनी होगी, ये आपका होगा आर बाई आर जो निकालना है तो आर बार बाई एम। आर बार आपको कितना मिला, ये तो आपको बिल्कुल फिक्स है 8.314, और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना है 32। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपको जो भी वैल्यू मिले, डिपेंड करता है यूनिट आपके पास आ चुकी है।
अगर मैं बात करता हूं देखिए फॉर एयर के लिए, देखिए नाइट्रोजन के लिए, अलग अलग गैसेस के लिए, सभी गैसेस के लिए आपको आर की वैल्यू वेरी करेगी। अगर मैं एयर के लिए बात करूं तो एयर के लिए हमारा क्या होगा, अगेन आप देखोगे तो आर बार बाई एम। आर हमारे पास फिक्स है डेफिनेटली, कितना है ये हमारा 8.314। और एयर के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, ये आपका होता है 29। ये आपको याद रखना है, जानना चाहता है कहाँ से आया है, तो देखिए 29 जो टर्म्स आता है, हमारे एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन, तो ये दोनों को ही आप 99% ले लीजिए, 100% ले लीजिए, वैसे अवेलेबल है करीब करीब 99%। और अगर मैं मास के लिए बात करूं तो ऑक्सीजन आपका क्या है 23% है, और नाइट्रोजन आपका कितना ले लेते हैं 77%। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो 32 इंटू 0.23 प्लस नाइट्रोजन का कितना है, तो नाइट्रोजन का होगा 14, तो 14 इंटू क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, और ये इंटू क्या हो जाएगा ये आपका 0.77। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, डेट इज इक्वल टू 29। तो आपको इतना माथा पच्ची नहीं करना है, आपको सीधा सीधा एयर के लिए मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना है। एयर के लिए मॉलिक्यूलर वेट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आर की वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो आपने सुना हुआ था 0.287, ये वही वैल्यू है जो यहाँ से निकल कर आती है। तो ये आपका एयर के लिए निकल कर आ गया 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये जो आपका आया हुआ है दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, मतलब ये आपकी वैल्यू क्या आई हुई है, आर की आई हुई है। तो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा आर है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन की बात हो रही है। और ये जो आपका कंडीशन आया हुआ है आर के लिए, ये आपका स्पेशली फॉर किसके लिए है, एयर के लिए, मतलब ये जो आप देखोगे तो ये एयर के लिए है। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है, ये जो आपको आर की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। आर को लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपका आर है तो पीवी इक्वल टू एमआरटी में यहाँ जो आपका आर है वो आपका क्या कौन सा आर है, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और अगर आपको ये निकालना है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। समटाइम्स आपसे एग्जाम में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं दिया रहता, सीधा गैस दे दिया रहता है, और आपको मॉलिक्यूलर वेट भी मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में दिया रहे, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सब में आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन रहेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा और ये आपको याद रखना है यूनिवर्सल की वैल्यू, तब आप यहाँ से निकाल पाएंगे आर, और इस आर को उठा के फिर रखेंगे यहाँ पर। बेसिकली हमारे दिमाग में रटा हुआ है जो आर की वैल्यू होती है वो 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। तो 0.287 जो होता है वो आर की वैल्यू तो है, बट किसके लिए है, वो स्पेशली एयर के लिए है। एयर के अलावा अगर वो और कोई गैस लेता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसेस लेता है, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 8.314 को उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जहां पर आपको क्या दिखेगा, ये आर दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्लियर होगा, जो मैंने आर निकाला हुआ है। अभी कहानी इसकी खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें देखिए क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला आपने ये भी सुना होगा, पीवी इक्वल टू एन आर बार टी। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक बार हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी आइडियल गैस को देख लेते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने जो गैस देखा है वो हमने मास के टर्म्स में देखा हुआ है। तो पहला चीज ये तो आपका इक्वेशन है, नो डाउट ये आपको बाय डिफॉल्ट खोपड़ी में तो याद ही होगा। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मास के फॉर्मेट में। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में क्या होगा। तो आइए एक बार मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एमआरटी, ठीक है, इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आपका फॉर्मूला होता है, एक्चुअली बोलते हैं केमिस्ट्री से निकल कर आया हुआ है, कहीं से नहीं निकला, जस्ट एक आपका बेसिक फॉर्मूला है क्या, कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं मान लो किसी गैस में नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है तो एक बार इसको समझते हैं, ये कहाँ से मैंने लिखा हुआ है।
देखिए एक तो आपका केमिस्ट्री से है, कहीं से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सीधा इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए सपोज इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका मान लीजिए मास 10 kg है, ये आपका टोटल मास हो गया। और इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल है, और मान लीजिए कि सपोज सभी मॉलिक्यूल है उसका वेट सेम है, और एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, सपोज मान लीजिए 2 kg। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये टोटल मास 10 kg है और एक मॉलिक्यूल का वेट 2 kg है, तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टोटल मास हमारे पास कितना है, 10 kg, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 2 kg, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5 आ गए। तो कुल मिला के एक समझ में आया कि ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल मास को हमने ऑलरेडी ले चुका है, ये आपका स्मॉल m है, और मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, m से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैं मास को n इंटू m के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ से अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू m। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आइडियल गैस इक्वेशन को लेके, तो ये मान लीजिए कि सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो देखिए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या दिखेगा, पी वी इक्वल टू, ये आपका m की जगह क्या होगा, n इंटू m, ठीक है। और ये आपको क्या बनेगा r, और ये आपको क्या बनेगा t। तो ये जो आपको कंडीशन निकला हुआ है ये पी वी इक्वल टू है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये r इक्वल टू आर बार बाई m। तो यहाँ से आप r इंटू एम देखिए, तो कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, r इंटू एम। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से r बार की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और r बार की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, r इंटू एम, यही मिलेगा। तो बस एक काम करिए, यहाँ पर ये m इंटू आर की वैल्यू क्या रख दीजिए, r बार। तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन जो मिल गया वो आपको मिल गया पी वी इक्वल टू एन आर बार टी। तो ये आपका एक नेक्स्ट इक्वेशन आया आइडियल गैस इक्वेशन के साथ, जो पी वी इक्वल टू आपका क्या निकल कर आया हुआ एन आर बार टी। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है लेकिन नहीं होना चाहिए। आपसे जो एग्जाम से पूछेगा तो ये आपका मास के फॉर्मेट में है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मेट में है। अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में दिया है तो आप तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, या कन्वर्ट करने से बेटर है कि डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पर जो हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिला है, ये दोनों आइडियल गैस इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका केवल ऊपर वाला आइडियल गैस इक्वेशन है जो मास का फॉर्मेट है, दोनों आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन टर्म्स अलग है। एक आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन डिफाइन होता है वो मास के फॉर्मेट में होता है, और जो दूसरा आपको आइडियल गैस इक्वेशन डिफाइन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को लेकर डिफाइन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर m के साथ r है, r इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और n के साथ r बार है, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के दोनों आइडियल गैस इक्वेशन है। आपका एग्जाम्स का जो क्वेश्चन है क्या पूछा हुआ है, विच वन इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ऑप्शन क्या सेट करेगा, m के साथ एक ऑप्शन r बार को रखेगा, दूसरा ऑप्शन जो सेट करेगा n के साथ r को रखेगा, ठीक है। बाकी एक ऑप्शन करेक्ट देगा और एक ऑप्शन को क्या है डिवाइड बाय r, या उसको क्या करेगा मैनिपुलेट करेगा। तो यहाँ पर जो खेलेगा आपसे ऑप्शन में वो r को लेके ही खेलेगा, r बार की जगह हो सकता है r u भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा मास वाला टर्म्स है, मास के साथ आपका कौन सा टर्म्स आता है, मास के साथ हमेशा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स बोलेगा तो n के साथ आपका क्या निकल कर आता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प देगी। और ये जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन का कहानी था जो हम लोग अंधाधुंध अप्लाई करते थे, पीवी इक्वल टू एमआरटी, ये उसके पीछे की कहानी। और नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं वो करते हैं टेम्परेचर को लेके। इसमें आपका ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर आपका केल्विन में रखना है। तो जो आपका ऑप्शन आया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ ये लोग गलत करते हैं, जो आपका ऑप्शन आया हुआ है उसका आंसर जरूर देखिएगा कि केल्विन में दिया है कि डिग्री सेल्सियस में दिया है। क्योंकि जब आपका जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सपोज आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डिग्री सेल्सियस में दे,
जो आपको क्वेश्चन है ये मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस में देगा या डिग्री या केल्विन में देगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर किस में आएगा, केल्विन में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपको किस में रखना है, केल्विन में। अब जो धोखा होता है क्या होता है कि जो आपका आंसर है इस टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन दिखिएगा, उसमें जो आपको ऑप्शन दिखेगा वो आपको डिग्री सेल्सियस में दिखेगा। तो यहां पर जो आपको केल्विन लिखा हुआ है, इस केल्विन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिएगा। अगर आप केल्विन में ही रख के छोड़ दोगे तो एक ऑप्शन आपको जरूर केल्विन वाला आंसर मिलेगा और उसके आगे डिग्री सेल्सियस यूनिट लिखा रहेगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।